योगात्मक अंतिम में है सर। और और निदानात्मक में निदानात्मक। एनालिसिस बच्चे का। उसके नाम में ही उसके कार्य लिखे हैं, तो जो टाइप्स हैं इवैल्यूएशन के, तो उसके नाम से ही कुछ मिलाया जाता है। बराबर। पहला है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव यानी बीच बीच में आता है, समेटिव अंत में आता है, और डायग्नोस्टिक क्या आता है, उपचारात्मक या फिर निदानात्मक हम इसे कह सकते हैं। तो इन तीनों को याद रख के हमें आगे जाना है। तो आज हम देखने वाले हैं उस चैप्टर को जिस चैप्टर में हमने, अब आपने अगर यहाँ पर संपादनों चाचनी यानी मराठी में संपादनों कहते हैं, हिंदी में उपलब्धि कहा जाता है, और अंग्रेजी में उसे अचीवमेंट कहा जाता है। तो ये जो टेस्ट है जो हम बच्चों को लेने के लिए निर्माण करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, बराबर, इस अचीवमेंट उपलब्धि या फिर संपादनों चाचनी किसे कहेंगे। और ये करते वक्त चाचनी में जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, कौन कौन से लेवल के होते हैं, ये हमें देखना है। क्या अगर इन्हीं टेस्ट में एक ही लेवल के एक ही प्रकार के क्वेश्चन को अगर हम रखते हैं, तो फिर क्या हो होगा, एक ही को अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, एक ही लेवल के क्वेश्चन को, एक ही लेवल के प्रश्नों को ऐसे एग्जाम में हम रखेंगे तो क्या होगा। एक ही प्रकार हाँ के क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे सर, फिर बच्चों को सभी हाँ। प्रकार के नहीं आएंगे। ओके। और बस इतना ही, और कुछ नहीं। आता तुम्ही सगळे शाळेवरचे आहात, तुम स्कूल में रहने वाले टीचर्स हैं, आपको पता बच्चों को होना कितना चाहिए। बच्चों को कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है समझ में नहीं आता सर। बच्चों को कितना अंडरस्टैंडिंग हुआ है वो समझ में नहीं आता, तो हाँ, फिर फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रीफ क्वेश्चन आंसर अगर हमने क्वेश्चन पेपर में नहीं निकाले तो बच्चे लिख सकते हैं कि नहीं ब्रीफ क्वेश्चन आंसर ही हमें समझ में नहीं आएगा। वेरी नाइस, बराबर, एकदम बराबर। तो उसके साथ साथ ही उसको कितना आ रहा है ये समझ में नहीं आएगा। उसको जो हमने ब्लूम की टेक्सोनॉमी देखी है, जिसमें ज्ञान है, आकलन है, उपयोजन है ना, तो वो कौन से लेवल तक उस पार्ट को समझ पाया है वो हमें समझ में नहीं आएगा। वेरी नाइस। और देखो, और फिर हमारे टेस्ट में कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चंस रहते हैं, रहते भी हैं कि नहीं। वस्तुनिष्ठ। यस। और वन लाइनर, वन ब्रीफ है। लाइनर। और एका वाक्यात दीर्घोत्तरे. आंसर इन ब्रीफ, शॉर्ट। आंसर इन शॉर्ट। ये क्यों रखे होंगे, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा। बच्चों की मेंटालिटी चेक करना है. ओके। और बस उतना ही। सर भी हम इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पे व्हाट यू विल डू लाइक मीन्स आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। हाँ, यस यस। ओके। और एनालिसिस टाइप क्वेश्चंस। यस, तो इससे क्या होगा। बच्चों में सोचने की क्षमता बढ़ेगी सर. वेरी नाइस। तो चलो, इसी को देखने वाले हैं हम कि नहीं, ये जो अचीवमेंट या फिर संपादनों चाचनी होती है, इसका निर्माण कैसे होता है, किस बेस पे किया जाता है, उपलब्धि का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो प्रश्नों का निर्माण कैसे किया जाता है, और इसका उद्देश्य क्या है। सबसे महत्व है कि इसका उद्देश्य क्या है। हाँ, अब हमने ये भी देखा था पिछले चैप्टरों में, हमने ये भी देखा कि ग्रेडिंग सिस्टम हमारे इसमें आई है, बराबर, बराबर ना, कि जब हम सीसी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमने बच्चे के उपलब्धियों के लिए जो पहले अंकों का जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता था, उसके जगह पर हमने अभी ग्रेडिंग सिस्टम का हमने उपयोजन करना शुरू किया है। तो ये करते वक्त हमने इसमें बदलाव किए हैं, बराबर, तो वो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है, हाँ? और अनुकूल होने भी चाहिए, बराबर। तो ये करते हुए हमने बच्चों से कुछ ना कुछ फीडबैक लिया, बराबर, क्योंकि फीडबैक आएगा तभी हमें पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आ रहा है और कितना समझ नहीं आ रहा है। तो किसी भी शिक्षार्थी की उपलब्धियों का जब हम मूल्यांकन करते हैं
तो मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से करते हैं और वो होना भी चाहिए। वर्तमान समय में हमने मूल्यांकन के लिए प्रतिशत प्रणाली के स्थान पर हमने ग्रेडिंग सिस्टम का उपयोग करना शुरू किया है, बराबर। जो उससे क्या हो रहा है, जो बच्चों को अधिक अनुकूल हो रहा है और इससे हमें लगातार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक मिल रहा है और इसके लिए हमने रचनात्मक मूल्यांकन बल दिया है, बराबर। अब ये रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, कौन सा टाइप का मूल्यांकन है? लगातार प्रतिपुष्टि है, देखो लगातार फीडबैक है, तो ये कौन से टाइप का इवैल्यूएशन है? रचनात्मक। हमने 3 प्रकार देखे मूल्यमापन के, बराबर। तो वो ये रचनात्मक यानी कौन सा है? समेटिव है, फॉर्मेटिव है कि डायग्नोस्टिक है कि चल बसे? आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही। कुछ बात ही नहीं कर रहा। मैंने क्वेश्चन पूछा है आ रही रचनात्मक, सर। में बोलो ना फिर। रचनात्मक मूल्यांकन यानी कौन सा टाइप का मूल्यांकन हो गया? डायग्नोस्टिक सर, फॉर्मेटिव, बीच बीच वाला। बीच बीच वाला यानी फॉर्मेटिव हो गया, बराबर। अभी उसको ही रचनात्मक और कौन सा कहा गया? निर्माणात्मक कहा गया ना। मैंने हिंदी में के नाम दिए ना, बोलकर अभी 2 मिनट में ही भूल गए आप। तो यहाँ पर ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, उस पे बल दिया गया है। इससे क्या होगा, शिक्षकों के द्वारा अध्याय के बीच बीच में मूल्यांकन किया जाएगा और यह मूल्यांकन जो है विद्यार्थियों को स्वयं मूल्यांकन के लिए अभिप्रेरित करता है, जिससे बच्चा खुद का भी इवैल्यूएशन खुद कर सकेगा, बराबर। तो ये करते वक्त हमें अभी देखना है कि ये उपलब्धियों का मूल्यांकन क्या है। छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक रूप से होते रहना चाहिए। इससे हमें बच्चों की जानकारी मिलेगी, बच्चा कौन से हद तक जा चुका है, कौन सी क्षमताओं को प्राप्त कर चुका है, कितना करना बाकी है, क्या उसे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह देखने के लिए बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन हमें सतत एवं व्यापक तरीके से करना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी विधियों का अपनाया जाता है। उसमें ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग इस कार्य हेतु बेहतर है, बराबर। अभी ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो इस कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कौन से हद तक जा चुके हैं और कहाँ तक जाना बाकी है, ये जल्द हमें समझ में आएगा। विभिन्न क्षेत्र में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की रिपोर्ट तैयार करते समय समग्र ज्ञान में अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग के 5 बिंदुओं का प्रयोग किया जा सकता है। अब इसमें हाँ, ए प्लस, बी प्लस, सी, है ना। इस तरह के हम उसको ग्रेडिंग सिस्टम दे सकते हैं 5 बिंदुओं की। तो इन ग्रेडों में अंकों का वितरण कैसे होता है, यानी कौन से अंक का वितरण कहाँ पर आने के बाद वो ग्रेड हो जाता है, इसे अभी हमें देख लेना है। जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि जो ग्रेडिंग सिस्टम दी है वो कहाँ से कहाँ तक के अंकों के लिए है, यह हमें समझ में आएगा। अब देखो हम नीचे से जाएंगे, जैसे कि डी से जाएंगे। अंकों में ग्रेडों में अंकों का वितरण, यानी ग्रेडिंग सिस्टम जो चल रही है उसमें अंकों का वितरण किस तरह से किया जा रहा है हम देखेंगे। सबसे पहले नीचे से अगर हम जाएंगे तो डी है। डी कहलाता है औसत, जिसको हम एवरेज कहेंगे। जो 35% से कम है, जो 35% से कम अंक लाता है तो उसे क्या हुआ है, औसत, बराबर। जो डी ग्रेड मिलता है, फिर आता है सी ग्रेड। सी ग्रेड परिणाम है अच्छा यानी गुड है, और उसका अंकों में प्रतिशत अगर हम देखेंगे तो 35 से लेके 55 तक है। 35 से लेके कहाँ तक है, 55 तक है। तो बी ग्रेड आएगा, वो बहुत अच्छा है यानी वेरी गुड है, जो 56 से लेकर 74 तक आता है। फिर आता है ए ग्रेड, जो उत्कृष्ट है, एक्सलेंट है, जो 75 से लेकर 89% तक जाता है। और अंतिम है जो है वो ए प्लस, जो सर्वोत्कृष्ट कहलाएगा।
आवाज नहीं आ रही। जो अंतिम है ए प्लस कहलाएगा, जिसका परिणाम सर्वोत्कृष्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जो अंकों में अगर हम देखेंगे तो 90% से लेके 100% तक आता है। तो ग्रेडों में इस तरह से अंकों का वितरण किया गया है। आपने देखा ए प्लस, ए, बी, सी और डी एक ग्रेड है, उसी के हिसाब से आपको अंक यहाँ पर मिलेंगे। और एक बार बताता हूँ, ए प्लस है तो 90 से लेके 100 तक, ए है तो 75 से लेके 89 तक, बी है तो 56 लेके 74 है, सी है तो 35 से लेके 55 तक है, और अंतिम है वो डी जो 35 से नीचे है, तो उसको डी ग्रेड दिया जाएगा। अगला है, अब देखो ये जो हम ग्रेडिंग सिस्टम देते हैं उसके बारे में। बच्चों का ग्रेड उपलब्ध कार्ड में दर्शाया जाना चाहिए, बराबर। अब हमारे कार्ड भी है ना, इसको हम जो रिजल्ट बोलते हैं, प्रोग्रेसिव कार्ड बोलते हैं, बराबर। अभी ये एक कंसेप्ट नहीं आई है, आपको पता है क्या? देखो, जो एनईपी 2020 ने दी है, जिसको एचपीसी कहा गया है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एचपीसी? या फिर होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड। वेरी नाइस, होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड। और ये होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड में यही है, बच्चे का पूरा डायमेंशन में आने वाला ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसका यहाँ पर विचार किया जाता है। बच्चों का जो ग्रेड है वो ग्रेडिंग इसी कार्ड में दर्शाया जाता है, और होलिस्टिक में भी ऐसे ही होगा। बच्चे के पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो किस तरह से हो रही है, वो इसी होलिस्टिक एचपीसी में आएगा। अब ये शैक्षिक और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों और बच्चों की उपलब्धियों के स्तर के संबंध में कुछ टिप्पणियां दर्ज की जा सकती हैं। जिसे अभी हमने कहा कि कुछ नोंदी होते हैं, बराबर। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उन्हें उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, यहाँ बता सकते हैं। यहाँ पर जो भी बताना है वो सकारात्मक बताना है, यानी पॉजिटिव बताना है। तो ये टिप्पणियां उसी में करना है, और टिप्पणियां शिक्षण के क्षेत्र में प्रयास करने के लिए माता पिता और बच्चों के लिए सहायक होती है। और ये जो भी कुछ टिप्पणियां हैं, ये एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, वो शिक्षा क्षेत्र में किस प्रगति पर है देखने के लिए और समझाने के लिए उनके माता पिता और बच्चों के लिए सहायक होती है, एक हेल्पफुल होती है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो होता है, हाँ, वो सतत निदान, उपचार, प्रोत्साहन और सराहना करना विद्यार्थी की उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोग सिद्ध होते हैं। ये सतत व्यापक मूल्यमापन हो या हमें से बार बार हम उसको अगर डायग्नोस्टिक करते हैं, उपचार करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, उसका सराहना करते हैं, तो विद्यार्थी उपलब्धियों में सुधार लाने के लिए उपयोगी होता है या फिर उससे सिद्ध होता है। हम अगर उसे मोटिवेट करेंगे तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण ये उपलब्धियों से उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है, और हमें ग्रेडों में मिलने की वजह से भी हम बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, और वो भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ नहीं कर सकते तो बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो इसी उपलब्धियों का परीक्षण किस तरह से किया जाता है वो हमें अभी देखना है। इसे कहेंगे कैसे करना है, क्या क्या नियम होते हैं, वो देखना है। किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की उपलब्धि मापने की प्रक्रिया को उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण दो तरह से होता है, एक है शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण। इन दो तरीके से हम उपलब्धियों का परीक्षण करते हैं, जिसमें शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण जो होता है, शिक्षक निर्मित यानी टीचर जो तैयार करता है, जो टीचर बनाता है क्वेश्चन पेपर, उसको टीचर निर्मित कहते हैं हम।
और जो मानकीकृत यानी प्रमाणित होते हैं वो उपलब्धि परीक्षण दो प्रकार के हैं। पहले देखो, शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण में हम देखेंगे कि यह परीक्षण जो होता है ये शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में समझ को विकसित करने हेतु हम समय समय पर कम अवधि की परीक्षाओं तथा अध्याय के समाप्त होने पर किया जाता है। ये कब करते हैं? शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों में समझ को विकसित करने हेतु, बराबर। और ये समय समय पर कम अवधि की परीक्षाओं तथा अध्याय के समाप्त होने पर किया जाता है। ये परीक्षण छात्रों के व्यक्तिगत विकास तथा उनको अभिप्रेरित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे बच्चा का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चा आगे बढ़े। मानकीकृत दूसरा है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, जिसमें सामान्य भाषा में हम अगर बताएंगे उपलब्धि परीक्षण को मानकीकृत उपलब्ध परीक्षण भी कहा जाता है। अब ये जो उपलब्ध परीक्षण है, हाँ, अभी जो उपलब्धि परीक्षण है इसको हम जो आसान भाषा में कहेंगे तो ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण भी कहा जाता है। साथ में इसका विकास कक्षा स्तर पर कौशल्य तथा ज्ञानार्जन को मापने हेतु किया जाता है कि बच्चे ने किस हद तक उस ज्ञान को प्राप्त किया है, कौन कौन सी कौशल्य उसने प्राप्त की है, किस हद तक की है, ये हमें समझ में आ जाती है। और हम सामान्यतः कह सकते हैं कि योजनाबद्ध निर्देश तथा प्रशिक्षण या कला निर्देशन द्वारा इसको पूरा किया जाता है। और ये मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण जो है, हमें पिछले बार देखा, देखो मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता है, जिसमें हमने देखा विश्वसनीयता, हाँ, यथार्थता, और क्या देखा, न्याय संगत, तर्क संगत, देखा कि नहीं? जी सर। वो इसी मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण में आते हैं। अब हमें देखना है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, जो पिछली इसमें भी देखा था। यहाँ पर हम उसकी कुछ व्याख्या और नए पद्धति से, रूढ़ी से हम उसको देखेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन जो है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जिसको कहा जाता है, ये कब लिया जाता है? बीच बीच में कि अंतिम में? बीच बीच में बीच बीच में। रचनात्मक मूल्यांकन जो है ये फीडबैक उपलब्ध कराता है, क्योंकि ये बीच बीच में लिया जाता है। तो बीच बीच में हम लेते हैं तो बच्चा किस हद तक जा पहुंचा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो ये फीडबैक देने का काम करता है, प्रतिपुष्टि। अब ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये विद्यार्थियों को उनकी त्रुटि को समझने और उन्हें दूर करने में सहायता देता है। त्रुटि यानी एरर्स, बच्चे को शिक्षा प्राप्ति करते समय जो त्रुटियां आती हैं, जो दिक्कत आती है, उसको समझने में ये रचनात्मक इवैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण है। तभी हम दूर कर पाएंगे, क्योंकि ये बीच बीच में लिया जाता है, लिया भी जाता है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक भी होता है और उसको हम पूरा करके आगे ले जाते हैं बच्चों को। तो इस हिसाब से रचनात्मक मूल्यांकन की व्याख्या सेडलर ने भी की है। तो कोई एक पढ़े सेडलर की व्याख्या को, और उसके बाद ब्लेक और विलियम के अनुसार की व्याख्या को भी पढ़े। पढ़ो। रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। हाँ, बराबर है। अब शैडलर के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन में फीडबैक और स्व मूल्यांकन दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें दोनों भी आए। क्या है दोनों? रचनात्मक मूल्यांकन यानी बीच बीच में कराने का, और फीडबैक, इसमें बच्चे का हमें फीडबैक मिलता है वो किस हद तक जा चुका है, किस हद तक नहीं जा चुका। तो इससे बच्चा खुद का इवैल्यूएशन भी कर सकता है सैडलर के अनुसार। अब देखना है हमें ब्लैक और विलियम के अनुसार। पढ़ो। ब्लैक और विलियम के अनुसार रचनात्मक मूल्यांकन प्राय
इससे अधिक कुछ नहीं होता कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी उसी समय किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन प्राय इससे अधिक कुछ नहीं होता है कि मूल्यांकन बारंबार किया जाता है और अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है। यानी अध्यापन की तरह उसी समय किया जाता है चलते चलते, और ये बारंबार किया जाता है, बार बार किया जाता है, जिससे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें समझ में आए, उसको कितना समझ में आया है कितना नहीं आया है समझने के लिए। फिर ये रचनात्मक मूल्यांकन निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रूपात्मक आकलन भी कहा जाता है। यानी रचनात्मक मूल्यांकन को कौन कौन से नाम है? एक है निर्माणात्मक या रचनात्मक, और दूसरा है रूपात्मक। कौन सा? रूपात्मक। तो इसी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को निर्माणात्मक, रचनात्मक या फिर रूपात्मक आकलन या फिर उसको इवैल्यूएशन कहा जाता है। अब रचनात्मक मूल्यांकन में कार्यानुभव, कला शिक्षा और स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा जैसे कार्यों में या क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का निर्धारण 5 बिंदु यानी 5 पॉइंट स्केल वाले पैमान जैसे ग्रेड ए, बी, सी आदि पर किया जाता है। इनका विवरण अगर हमें देखना है तो जिसका विवरण रिपोर्ट कार्ड की पिछली ओर दिया जाता है। पिछली ओर यानी उस कार्ड के पिछली ओर छपा हुआ होता है कि कौन से अंक मिलने पर कौन सी ग्रेड है, कौन सा बिंदु है, वगैरह वगैरह। बराबर। अभी देखो आप सभी सोलापुर यूनिवर्सिटी के होंगे, पिछले लगातार 3 सालों से या फिर 4 सालों से आपके जो पीजी है या फिर आपका यूजी है, तो उसके सर्टिफिकेट पर यहाँ पर क्या आ रहा है? ग्रेडिंग सिस्टम आ रही है।